देश के प्रधानमंत्री कई बार ये कहते हैं और उनके भाषणों में कई बार ये चीजें आ जाती है कि भगत सिंह अंडमान जेल में बंद थे, चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे, चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें वो बोल जाते हैं जो विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, मैं इतिहास पे ही आ रहा हूँ। यहाँ तक कि उनकी भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग है, उसकी जो एक प्रवक्ता है रुचि पाठक, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कह दिया कि आजादी 99 साल के लीज पर मिली है। धर्म ज्ञान बांटते बांटते भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भरत को भेजा था राम ने, जब रावण को बाण लगा था, रावण जब मृत्युशैया पर थे तो भरत को भेज दिया था। इस तरह की बातें वो करते हैं। और हालिया दिनों में कल या परसों देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य महान थे, सिकंदर को उन्होंने ही हराया था। तो इस तरह की चीजें जो कही जा रही है, हम लोगों ने रामशरण शर्मा जी को पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में, और भी कई सारे इतिहासकारों को पढ़ा है, लेकिन कहीं ये चीजें मिली नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का इतिहास पढ़ा करके और इससे इस देश को फायदा कुछ होने को दिख रहा है आपको, या सिर्फ नई पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है और बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, यानी बौद्धिक रूप से दिवालिया बनाने की एक सिस्टमेटिक कोशिश हो रही है? अभिषेक जी, ये वास्तव में एक हम लोगों के 45 बरस के पत्रकारिता के जीवन में करीब करीब आप कह सकते हैं कि आधी सदी का जो हम लोगों ने देखा है, हिंदुस्तान का जो सफर है, उसमें एक ऐसा दौर भी हमें देखना होगा, हमने शायद कभी नहीं सोचा था। लेकिन जो उदाहरण आपने अभी कुछ दिए हैं, मैं उन्हीं उदाहरणों से अभी जैसे कि आपने बात किया कि हनुमान जी को भेजा था संजीवनी लाने के लिए, और उस भरत को जब शक्ति लगी थी, तो ये बुनियादी बात है। लेकिन मैं बात वहीं से करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने शायद रामचरितमानस भी उस तरह से नहीं पढ़ा है। और कल परसों भी बड़ा जिक्र हुआ था इसका, जो कहावत आती है कि उगरे अंत न होय निबाहु और काल नेम जिमि रावण राहु। एक चौपाई ये है, और दूसरी चौपाई ये है, काल नेमि कलि कपट निधानु और नाम सुमरते ही समरथ हनुमान। यानी उस चौपाई के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ, हम लोगों ने चूंकि रामचरितमानस तो बचपन में बहुत नियमित रूप से पढ़ी जाती थी, रोज 5 दोहे पढ़े जाते थे, तो वो चौपाइयां मुझे याद रह गई। इसमें ये कहा गया है कि कलयुग में एक ऐसा काल आएगा जब साधु और संतों के वेश में निशाचर आ जाएंगे, साधु और संत के रूप में खल पुरुष आएंगे, और फिर उनसे निपटना कलयुग में बड़ा कठिन काम होगा। अगर हम ये चौपाई को माने कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये आगाह किया था, चेतावनी दी थी, तो ये वो काल, ये शायद वही काल था जिसकी ओर तुलसीदास जी ने इशारा किया है कि जब साधु संतों के रूप में लोग ऐसे संदर्भ प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जब ऐसा लगता है कि सचमुच में वो जिनका ना तो कोई तालमेल है, ना कोई उनका उदाहरण है, ना कुछ इतिहास से उनका लेना देना है। तो ये एक मुझे अभी याद आया। लेकिन दूसरी बात, जो गंभीर बात यह है, जो आपने शुरुआत में पहली पंक्ति में बात कही थी कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो दरअसल जिस तरीके से इस इतिहास के बारे में जान रही है और भ्रमित हो रही है, वो चिंता की बात है। इसके लिए कठिनाई ये है कि आजादी के बाद में काफी हद तक कांग्रेस को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि इतने लंबे समय तक वो उन्होंने हुकूमत की है, और उसके बाद अगर देश को ये बताना पड़े, और एक कंगना रनावत जैसी जो अभिनेत्री है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी की जानकार, और मुंबई में जिस तरह से वो कुछ अपने आभा मंडल के साथ रह रही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि उनका असर तो है ही, वो भी कई दिलों में आइकॉन बनी होंगी, उनका कई लोग उनको मानते होंगे। और जब वो ये बात कहती हैं कि आजादी भीख में मिली है, तो बड़ा तरस आता है, फिर हमने कौन से ऐसे देश की रचना की है 47 के बाद कि जिसमें हम अपनी नई नस्लों को ये नहीं बता पा रहे हैं
कि आखिर हिंदुस्तान किस तरह की कुर्बानियों के आधार पर, किस तरह के बलिदान के आधार पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पहले भी बहुत सारे शहीद मंगल पांडे से लेकर के और मौलाना बाकर अली से लेकर के आप आइए तो एक लंबा सिलसिला है। बाबा पृथ्वी सिंह, पंडित परमानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह, रास बिहारी, कितने नाम गिनाए, महात्मा गांधी और नेहरू तो हैं ही। तो इन लोगों ने जो आजादी के पहले संघर्ष किया था, तो इसलिए नहीं संघर्ष किया था कि वो देश से कुछ चाहते थे। वो उस वक्त आजाद होना ही देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अपना अपना करियर छोड़कर आए हैं। आप देखिए, नेताजी आईसीएस बन गए थे, नेहरू जी करोड़पति खानदान के थे, उस वक्त भी थे, गांधी जी विलायत में पढ़ के आए थे, भगत सिंह का परिवार भी बड़ा सामाजिक रूप से संपन्न परिवार था। तो उन्हें क्या पड़ी थी कि वो अपनी कुर्बानी देते? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने बलिदानों की, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। आज अगर आप ये कहें कि आजादी भीख में मिली है, तो सचमुच में नई पीढ़ियां ऐसी हैं जो भरोसा कर सकती हैं, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है महात्मा गांधी की हत्या को जायज ठहराने की कोशिश हो रही है। नाथूराम गॉडसे के कुकृत्य को उचित बताने की कोशिश की जा रही है, उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा था कि कांग्रेस के लिए मैं इस बारे में जिम्मेदार मानूंगा कि उन्होंने जब 10+2 शिक्षा प्रणाली अपनाई, तो वो भूल गए कि 10+2 के समय पे, 12th के समय पे एक नौजवान केवल 18 बरस का होता है, 17-18 बरस का, और 17-18 बरस की उम्र इतिहास रटने की। हम लोग भी जब इतिहास पढ़ना पड़ता था 10वीं 11वीं में, तो बड़े बेमन से पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे तो बड़े बेमन से पढ़ते थे, रटना पड़ती थी, क्योंकि इतिहास की घटनाएं क्योंकि हमें आती नहीं थी। केवल ये मालूम था कि महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई, लेकिन इतिहास की उन संदर्भों, उन घटनाओं को जो है हम 10+2 के उसमें शिक्षा तंत्र में उन बच्चों को नहीं दे पाए, और जैसे ही वो 12th पास करते हैं तो कोई एमबीए हो जाता है, कोई बीकॉम हो जाता है। राजेश बादल जी, क्या आपको लगता है कि जो ये गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है? मेरे पास एक व्हाट्सएप पोस्ट आया था 3-4 दिन पहले, उसमें राजगुरु को संघ का स्वयंसेवक बता दिया गया। उसमें कहा गया कि राजगुरु स्वयंसेवक थे। तो ये राजगुरु को स्वयंसेवक बताना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने डायर को मारने भेजा था, उसे कन्विंस करके भेजा था। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सोहरावर्दी की सरकार में मंत्री थे जब बंगाल में कारनेज चल रहा था। तो इस तरह के इतिहास है जो नई पीढ़ी पर, जो एक तरह से पूरी पूरी पीढ़ी को कम्युनल बनाया जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि इसका काउंटर पोलराइजेशन भी दूसरे समुदाय में होगा, और हो भी रहा है। इससे क्या आपको नहीं लगता कि इस देश के अंदर एक दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने अपने बचपन में, जो थोड़ी बहुत याद है, उसमें हम लोगों ने इस देश में भारत का एक लगभग विभाजन होते होते देखा है खालिस्तान के मुद्दे पर। तो ये कौन सा बीज यहाँ बोया जा रहा है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। आप म्यूट हैं सर। अभी आपने 2 उदाहरण दिए हैं। श्यामा प्रसाद, अगर ये आजादी झूठी थी या भीख में मिली थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस आजादी के बाद बनने वाली पहली जो राष्ट्रीय सरकार थी उसमें खुद मंत्री थे, और उस मंत्री में ये बात अलग है कि उन्होंने मतभेदों की वजह से त्यागपत्र दिया था, लेकिन जो इनके आजाद पुत्र थे भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने ही तैयार की थी। वही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर ऐसा था तो ये अचानक दिव्य ज्ञान इनको आज हो रहा है कि आजादी भीख में मिली थी, क्योंकि दोनों शिखर पुरुष चुप हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कंगना रणावत के बयान पर दोनों शिखर पुरुषों की चुप्पी मौनम स्वीकृति लक्षणम की तरह है, और पद्मश्री जो उनको मिला है तो कहीं ना कहीं अंतर संबंध इसको दिखाता है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात में ये जो वो उस वक्त मैं आऊंगा आपके पाकिस्तान वाली बात पर, कि जो मैं उधर जो खतरनाक कोण था, जो मैं जहां आपने पिछली बार बात काटी थी, कि जब ये आज हम देखते हैं कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बैंक ऑफिसर, एक कॉलेज का प्रोफेसर, एक वकील, ये सब भक्त के रूप में इस इतिहास का समर्थन करते नजर आते हैं, तो इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को क्या कहा जाए, क्योंकि हमने उनको उस तरह से दिखाया। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी पोखरण के परमाणु विस्फोट पर, आपने उसमें कहीं
इंदिरा गांधी का उल्लेख देखा था, जो 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट बना हुआ था, या कहीं पे भी आता है? ऐसा इस देश में जब 5 वर्ष तक अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी ये माना गया कि जो है पोखरण का परमाणु विस्फोट अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से शुरू हुआ है। 74 को सब भूल जाते हैं, बताते भी नहीं है। तो ये सुविधा के अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात है। हम लोग इंदिरा गांधी को, चूंकि आपातकाल के समय पे सेंसरशिप लगी थी और हम लोगों ने उसका विरोध किया था, पत्रकारिता में भी हम उसी वजह से आए थे। लेकिन क्या हम आज की जो सियासत है, या आज की ये लोग जो हैं, उस प्रेस आपातकाल को तो भूल जाते हैं, लेकिन आप भूल सकते हैं कि उसी महिला नेत्री के जमाने में हरित क्रांति हुई, खाने के लिए अनाज नहीं था। आप दुनिया में आज खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 2 पर अगर हैं, तो शायद इसी वजह से हैं। उसी महिला नेत्री के जमाने में श्वेत क्रांति हुई, वर्गीज कुरियन ने जो आंदोलन छेड़ा, वो इंदिरा गांधी के जमाने में ही आज दूध उत्पादन में आप विश्व में पहले स्थान पर हैं, अव्वल नंबर पर हैं। तो आप उस महिला नेत्री के जमाने में हैं। बांग्लादेश का युद्ध तो हम सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि उसको तो झुटलाया नहीं जा सकता कि उस महिला की क्या भूमिका थी। सिक्किम नाम का एक अलग देश 1975 में आपके देश में शामिल होता है, क्योंकि आपके लिए रणनीतिक तौर पर कितना जरूरी था, हम 62 में देख चुके थे, और उससे चीन को कितनी तकलीफ हो गई थी, ये भी हमें पता है। तो हम जो है उस चीज को तो याद रखते हैं कि आपातकाल में सेंसरशिप लगी थी, और आपातकाल उस महिला का को उस वजह से एक खलनायिका के रूप में याद करते हैं। लेकिन जो उपलब्धियां हैं वो कहाँ हैं? कहीं उपलब्धियां नहीं बताई जाती। पाकिस्तान में एक अभी 4-5 रोज पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया था। उसमें एक छोटा सा बच्चा है, उससे कोई पूछ रहा है कि ये बताओ, अगर 2 लोग हिंदू हैं तो आप क्या करोगे? तो बोले, हमको हमारे मौलवी साहब ने बताया कि हम उनको एक को मार देंगे, ताकि दूसरा जो है 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा है, ताकि दूसरा हमला करने की हिम्मत ना करे। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, हमारी नगरीय सभ्यता का सर्वाधिक प्रामाणिक दस्तावेज मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, दोनों ही पाकिस्तान में है। लेकिन दोनों के बारे में पाकिस्तान की नई जनरेशन नहीं जानती। आज जिस तरह से आतंकवादी मजहब के नाम पर निकल के आ रहे हैं, वो इसलिए कि 14-15 साल की उम्र तक उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो जो पाकिस्तान में आज उसका नतीजा भुगत रहा है पाकिस्तान, और इमरान खान और उनकी हुकूमत अब ये महसूस कर रही है कि जिस तरह से दशकों तक उनको इतिहास जो है वो विकृत करके पढ़ाया गया है, आज वो दुनिया में नजर से नजर मिलाकर के उनकी नौजवान पीढ़ी जा नहीं सकती है। आज आप देखिए कि दुनिया में कहाँ है पाकिस्तान की युवा पीढ़ी, कहाँ है पाकिस्तान का टैलेंट। हमारा जो टैलेंट है हिंदुस्तान का, वो हमें पता है कि 60% लोग अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री इंडियंस चला रहे हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ इसका आगाज हो गया है, ये शुरुआत हो गई है। तो ये जिस से पाकिस्तान भुगत रहा है जिस चीज को, हमारे यहाँ उसकी शुरुआत हो गई है। ये किसका अंजाम क्या होगा, कहां तक ये पहुंचेगा, मैं नहीं जानता। लेकिन ये कैसे इसका लोग विरोध करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, विरोध का साहस, नैतिक साहस हमारे बीच में समाप्त हो गया है, हम सुविधा भोगी हो गए हैं। तो अगर किसी ने कहा कि क्या वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि बिलैया कान ले गई तो कान ले गई, तो उस अगर ऐसे आधार पर इतिहास रचा जाएगा, ऐसे उस पे लिखने की कोशिश होगी, तो ये बड़ा मुझे लगता है कि, और फिर दूसरी बात ये कि आप बार-बार इस देश में हमने देखा पिछले 7-8 वर्षों में 84 के दंगों की बात होती है, सिख दंगों की बात होती है। आप भूल गए कि 90 के बाद आडवाणी की रथ यात्रा के बाद जब अयोध्या में जो हिंसा हुई थी, और उसके बाद किस तरह से देश भर में दंगे भड़के थे, वो कहाँ है इतिहास में? कोई याद करता है उनको? गुजरात में जो कुछ हुआ था, वो आप देश याद करता है? नहीं याद करता। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इतिहास को तोड़ने, मरोड़ने, लिखने, रचने और गढ़ने का जो प्रयास करते हैं, और जो कौम अपने इतिहास के साथ छेड़खानी करती है अभिषेक, वो कौम इतिहास के पन्नों में, कूड़ेदान में वो समा जाती है, उसकी जगह भी वहीं होती है। इस नजरिए से हम सब लोग बहुत ही बड़ा खतरा सामने देख रहे हैं। ये जो ट्रोल आर्मी खड़ी की गई है,
इससे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुसंख्यक समाज में एक देवता, एक मसीहा ढूंढने की प्रवृत्ति आजकल बढ़ गई है। पहले भी ऐसा होता था कि कभी जेपी में मसीहा देख लिया, कभी वीपी में देख लिया, लेकिन ये इस हालात तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज जो हालात है, इसमें दिख रहा है कि ये ट्रोल आर्मी जो है, और जिसमें सत्ताधीशों के संरक्षण में जो चीजें चल रही है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बहुसंख्यक तालिबान की तरफ, बहुत आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इस देश को एक हिंदू तालिबान की तरफ लेके जा रही है। और इसमें इस इतिहास के डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या इसको समाज खुद रोक सकता है? समाज में इतनी ताकत बची हुई है, आपको लगता है कि बची हुई है, या फिर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को और सत्ता में बैठे हुए जो चारों खंभे हैं उनमें इसे रोकने की ताकत है और वो रोक सकते हैं? देखिए अभिषेक, ये हमारे समाज की, भारतीय समाज की बहुत अच्छी बात है। वो एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, और जब एक स्थिति सीमा से ऊपर हो जाती है तो जैसे वो सीटी छोड़ देता है, सीटी बज जाती है, उसके उखड़ निकल जाती है। तो उसी तरह से कुछ है, हमारे यहाँ भी होता है। जैसे संतोष जी ने कहा अभी कि बहुत सकारात्मक बात कही कि इतनी आसानी से भारतीय समाज पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, या सूरज जी ने कहा कि विरासतों को सहेजने की जो बात है, हाँ, ये 1000 साल में अगर हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं हुआ है तो आने वाले 1000 साल में भी नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर किया गया जो भूल शरद जी ने अभी कही, मैं बड़ी संक्षिप्त में अब जल्दी से आप बात समाप्त कर दूंगा। जानबूझकर की गई भूल नहीं है, वो अपराध है, और अपराध का आज का ही नमूना मैं आपको बताता हूं। भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जी के पास यही काम बचा है कि रेलवे स्टेशनों की शुरुआत करें। उसका नाम था पहले हबीबगंज, अब उसका नाम रख दिया गया है रानी कमलापति टर्मिनल, या ऐसा कुछ नाम है। हबीबगंज नाम किसी नवाब के नाम पर नहीं था, किसी जागीरदार के नाम पे नहीं था, किसी और ऐसे मुस्लिम शासक के नाम पे नहीं था। वो इलाका इतना अच्छा था, हरियाली थी, फूल झरने थे, तालाब थे, कि वो बड़ा हबीबी जो होता है ना, बड़ा प्रिय जो होता है जिसको कहते हैं, वो हबीबगंज उस तरह से रखा गया है। और भोपाल के आसपास इस तरह के ढेर सारे गंज हैं, दीवानगंज है, गैरतगंज है, बेगमगंज है, तो इस तरह से गंज बहुत हैं। अब गैरतगंज, जहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी होते थे, वो गैरतगंज था। जहाँ के लोग बड़े प्यारे होते थे, जहाँ का माहौल बड़ा प्यारा होता था, वो हबीबगंज था। यानी आपको नफरत उर्दू से इस हद तक हो जाए कि आप ये भूल जाएं कि उर्दू कहाँ की पैदाइश है। आपको उर्दू पाकिस्तानी लगती है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की पैदाइश है उर्दू। शरद जी कुछ कहना चाहते हैं? जी शरद जी, फिर मैं समापन करूं या बीच में शरद जी पूछ लें? हाँ, मैंने भी चेक किया था, और जो इसके पीछे जो वहां से लॉजिक बताया जा रहा है, जो प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से, उनका कहना है कि भोपाल के जो आखिरी नवाब थे उनका नाम था हमीदुल्ला। हमीदुल्ला साहब 3 भाई थे। उनके बड़े भाई थे नसीरुल्ला, और नसीरुल्ला के बेटे थे हमीदुल्ला, नहीं, नसीरुल्ला और दूसरे थे हमीदुल्ला। ये 3 भाई थे, हमीदुल्ला, नसीरुल्ला और ओबेदुल्ला। तो ओबेदुल्ला के नाम पे ओबेदुल्लागंज है, नसीरुल्ला के नाम पे नसरुल्लागंज है, और जो हमीदुल्ला थे उनके बेटे थे हबीबुल्ला। तो हबीबुल्ला के नाम पे क्या था कि जो नवाब थे उनके पास तो जागीर थी भोपाल की, और जितने भी ओबेदुल्ला साहब थे या नसरुल्ला थे, तो इन सबके छोटे छोटे से अपनी जागीर उनको दे दी गई थी। तो जो हबीबुल्ला थे उनके पास ये हबीबगंज जहाँ पे बना है ये जागीर थी। और जब यहाँ से रेलवे लाइन बनी और PHEL हुआ, तो ये हुआ कि साहब इसका क्या नाम रखा जाए। तो साहब चूंकि हबीबगंज हबीबुल्ला की जागीर थी, तो उनकी तरफ से आया कि साहब इसका नाम हबीबगंज होना चाहिए। ये मतलब सरकार के वर्जन है, मैं वो बता रहा था। बाकी आप नहीं, वो ठीक है, मैं कहता उसमें आप जो है, हो सकता है सरकार के वजन में आया हो, मगर मेरी जानकारी और मेरे शोध में तो ये कहीं प्रमाणित नहीं हुआ है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको उर्दू के शब्द से नफरत है, हमने 1 घंटे बातचीत की, इसलिए 1 घंटे की बातचीत में 1000 शब्द उर्दू के आए होंगे, हमारे बातचीत 1000 शब्द भी उर्दू का है। तो उर्दू तो हमारे हिंदुस्तान की पैदाइश है।
अगर हम इस आधार पर बात करेंगे कि उर्दू तो पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज है, तो कल के रोज गुलाब जामुन, हमने कहीं कल परसों पढ़ा कि गुलाब जामुन को पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय मिठाई घोषित कर दिया है। आप गुलाब जामुन की जो है दुकानें बंद कर देंगे, गुलाब जामुन खाना बंद कर देंगे, क्या क्या करना बंद कर देंगे। साझा विरासत को आप इस तरह से नहीं कर सकते। और दूसरी बात कर क्या रहे हैं आप ये कर रहे हैं कि कमलापति के, रानी कमलापति के नाम पे, अब मैं इस वक्त अनुच्छेद याद नहीं है मुझे, संविधान के एक स्पष्ट अनुच्छेद है कि अब नए हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में किसी राजा रानी के नाम पर, श्रीमंत के नाम पर इस तरह का कोई काम या स्टेशन, कोई स्मारक या कोई चीज नहीं रखा जाएगा। ये अनुच्छेद है, मैं उसका क्रमांक भूल रहा हूँ।